तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जैसे ही उन सभी लोगों ने गॉड के रिश्ते को मना कर दिया था, तो फिर भाई जितने भी वहाँ पे ओंगो पोंगो लोग खड़े थे भाई, उन सभी के ऊपर ब्लेसिंग आके गिरी थी और वो सभी लोग पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। बेसिकली इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बीम एक ऐसे बंदे के ऊपर गिरती है जिसने स्कोर भाई 33 किया था, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर गॉड बीम आके गिर गई। जिंगजी उन लोगों से कहता है कि गॉड sama कभी भी दूसरे लोगों को मौका नहीं देते हैं, क्या तुम लोग भी उनकी तरह इसको मना करने वाले हो? जिस पे वो लोग आगे से कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम उन बाकियों की तरह नहीं है, ये पावर बहुत ज्यादा है, हेवनली गॉड को कौन मना करना चाहता है? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है और उनके ऊपर और ज्यादा बीम आके गिरती है और उन सभी लोगों को महसूस होता है कि उनकी पावर और ज्यादा बढ़ चुकी है और उन लोगों के अंदर बॉडी और ताकत बढ़ते हुए जा रही थी और लोगों के पास डिवाइन पावर आ जाने की वजह से उनके पास जो हेवनली लॉ थे वो भाई खुल जाते हैं, जैसे किसी के पास लॉ ऑफ रिकार्नेशन की पावर आ जाती है। जिसके बाद उन लोगों को इतना यकीन हो जाते हैं कि वो चैंग के खिलाफ भी लड़ाई लड़ सकते हैं अगर उनका सामना चैंग के साथ हो जाता है। और ये सबसे बड़ा मजाक था जो मैंने अभी तक सुना है चैंग को लेके। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग एकदम शांत खड़े थे जिन्होंने गॉड की पावर को मना कर दिया था और वहीं पे दूसरे लोग जिन्होंने गॉड की पावर को एक्सेप्ट किया था वो एकदम धुआंधार तरीके से उनके सामने खड़े थे और वो आगे से कह रहे थे कि कंपटीशन का नतीजा अभी तक आया नहीं है, खेल तो अब शुरू हुआ है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि गॉड्स ने आखिरकार गेम के बीच में अपने असली रंग दिखा ही दिए। ऐसा लगता है कि मुझे उन दोनों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनके पास अंदर की कोई न कोई नई जानकारी जरूर होगी जो कि शायद से मेरे काम आ सकती है। जिसके बाद जिंगजी उन लोगों से कहता है कि डिवाइन सिलेक्शन पूरा हो चुका है, इसीलिए वो लोग उस पोजीशन को ले सकते हैं जो कि उनके मन के अंदर है, यानी कि अगर वो चाहे तो हाई पोजीशन को ले ले केव के अंदर, या फिर वो लोग लो लेवल की पोजीशन को भी ले सकते हैं। और जिंगजी उन लोगों को बताता है कि अगर तुम्हारी कॉम्बैट स्ट्रेंथ नंबर 1 है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी पोजीशन नंबर 1 हो सकती है, और अगर तुम्हारी उस केव के अंदर पोजीशन नंबर 1 है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा के लिए उसी पोजीशन के ऊपर बैठ पाओगे। इसीलिए सो कॉल्ड ब्लेसिंग और मिस फॉर्चून एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उनका सामना कैसे करते हो। क्या तुम उन्हें झेल के पार निकल जाते हो या फिर उनकी वजह से मारे जाते हो। लिंकी अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने गॉड की विल को रिजेक्ट कर दिया, ये अनएक्सपेक्टेड मूव था, लेकिन आगे जो कुछ भी करना है ये सोच समझ के करना होगा। जिसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि यूरन आगे बढ़ती है और वो फर्स्ट पोजीशन को एक्वायर करती है। इसके बाद लिंकी आगे बढ़ता है और वो 7th पोजीशन को होल्ड करता है क्योंकि उसकी फैमिली भी 7th पोजीशन में आती है, इसीलिए वो जगह अब से लिंकी की हुई। लेकिन जब लिंकी अपने साइड में देखता है तब 6th पोजीशन के ऊपर हुआजी बैठा हुआ था क्योंकि उसकी फैमिली 6th पोजीशन पे आती है। इसके बाद हम लोग साओलिन को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए और उसके मन के अंदर फर्स्ट पोजीशन आती है, लेकिन वहाँ पे यूलैन थी जो कि गुस्से में वहाँ पे खड़ी थी, यानी वो किसी के साथ भी उस पोजीशन को शेयर नहीं करने वाली थी। इसके बाद साओलिन चैंग की तरफ देखता है और उससे पूछता है, ब्रदर तुम कौन से पोजीशन पे जाने वाले हो? इस पे चैंग आगे से कहता है कि मेरे हिसाब से शायद मैं फर्स्ट पोजीशन पे जाने वाला हूँ। इस पे साओलिन उससे कहता है, ब्रदर यू आर वेरी ब्रेव, तुम बहुत बहादुर हो जो शेरनी के पास जाने वाले हो। लेकिन इसके बाद में साओलिन को याद आता है कि उसने अभी तक चैंग को खुद से मिलवाया नहीं है, लेकिन चैंग उसके बारे में पहले से ही जानता था और ये भी पता था कि चैंग साओलिन के पास उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। इसके बाद चैंग वहाँ से जाते हुए उसके कान में कहता है कि और हाँ, उस टैबलेट को ना तोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद चैंग उसे कहते हुए चला जाता है कि कंपटीशन के अंदर मिलेंगे और वो सीरियस होकर उसे ठीक कहता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि किसी को भी मेरे बारे में पता ना चले, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मुझे जान चुके हैं और अगर मैं अपनी पूरी ताकत के साथ इससे लड़ाई करता हूँ तो फिर शायद से ये मेरा मुकाबला कर सकता है, लेकिन अभी के लिए शांत रहना ही ठीक है और चीजों को एब्जॉर्ब करता हूँ और आखिर में देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साओलिन 188 वाली पोजीशन पे आता है, यानी कि लास्ट स्टेज पे है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हरे बाल वाली लड़की आती है जो कि साओलिन से कहती है कि इन सभी कीव्स को गॉड ने बनाया है, इसीलिए इनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई है और ये बाहर के मुकाबले में अंदर बहुत ज्यादा बड़ी है। और वो लड़की साओलिन से कहती है कि उसे नहीं पता था कि कोई उसके जैसा कमजोर होगा जो यहाँ पे शेल्टर लेने के लिए सबसे लास्ट पोजीशन पे आएगा, जबकि इसने साओलिन को जानबूझ के फॉलो किया था ताकि इसे प्रोटेक्शन मिल सके। इसके बाद वो लड़की अपना नाम मोकिंग बताती है और वो चाहती थी कि साओलिन उसके साथ अलायंस बिठा ले ताकि उन दोनों को ही फायदा हो। लेकिन भाई साओलिन वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं इस पोजीशन पे इसलिए आया था ताकि मुझे शांति मिल सके और मैं लोगों के साथ बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिर में वो दोनों एक दूसरे के साथ टीम अप कर ही लेते हैं। इसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि उड़ते हुए डायरेक्ट यूलन के पास आ जाता है और वो आगे जाने की कोशिश
कर रहा था, लेकिन यूलन उसे रोक रही थी। इसके बाद यूलन तीखी नजरों से चैंग को घूरते हुए कहती है कि मैंने ये जगह पहले ही ले ली है और टाइटल को जीतने के लिए मुझे 2 लोगों की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन चैंग यूलन से कहता है कि अगर नियमों की माने तो फिर ये जगह मेरी है और अभी भी यहाँ पे सेकंड और थर्ड पोजीशन बाकी है, तो फिर तुम वो क्यों नहीं ले लेती हो। इस पे यूलन उसे कहती है कि तुम्हारे पत्थर तोड़ने से पहले सेकंड पोजीशन मेरी नहीं थी और फर्स्ट पोजीशन मेरी थी, इसलिए ये जगह मेरी हुई। इसके बाद यूलन चैंग से करते हुए कहती है कि वो दोबारा इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है और वो यहाँ पे टॉप पे खड़ी रह के आखिर तक जीतने वाली है, इसीलिए चैंग सेकंड पोजीशन ले सकता है और वो वापस यहाँ से चला जाए। लेकिन चैंग यूलन की इन सभी बातों से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके पास जाके उसे कहता है कि क्यों ना हम लोग फाइट ही कर लेते हैं। यूलन उसे कहती है जैसे कि तुम्हारी इच्छा, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के चैंग के ऊपर हमला करने ही वाली थी। लेकिन उसी टाइम पे चैंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो आसानी के साथ यूलन के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लेकिन यूलन के स्वॉर्ड से इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि वो पूरी जगह हिलने लगती है और वहाँ पे पूरी तरीके से ऑरा फैल जाता है। लेकिन चैंग को उसके ऑरा से जरा सा भी असर नहीं पड़ा था और चैंग उससे कहता है अगर यूलन हल्का सा भी हिल के चैंग के ऊपर शॉट चला देती है तो फिर ये जगह यूलन की हो जाएगी। जिससे यूलन को ऐसा लगता है कि चैंग उसकी बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि ऐसा कर पाना यूलन के लिए बच्चों का खेल है कि यूलन बिना हिले चैंग के ऊपर एक ही बार में हमला कर सके। उसी टाइम पे वहाँ पे जिंगजी आता है और वो उन लोगों से कहता है कि अभी तक कंपटीशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को मारने के लिए इतने ज्यादा उतारू हो रहे हो। वैसे अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो तो फिर एक दूसरे के साथ लड़ मरो, मुझसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि जो भी लोग सेम पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं तो फिर वो लोग लड़ने की जगह पे एक साथ अलायंस को भी फिट कर सकते हैं, यानी कि अगर यूलन और चैंग चाहे तो एक साथ काम कर सकते हैं और उन्हें पोजीशन के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूलन उसे अकड़ के कहती है कि उसे अलायंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिंगजी उसे कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है और तुमने पोजीशन को चुन लिया है तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सभी रूल्स हैं। जिंगजी उन लोगों को बताता है कंबाइंड डोमेन कंपटीशन शुरू होने से पहले यहाँ पे 5 रीजन मेजर एलिमिनेशन मैचेस होंगे, जिसके अंदर कई सारे प्लेयर्स इनिमिनेट हो जाएंगे, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और जो आखिरी बचा हुआ प्लेयर होगा वो सबसे ताकतवर प्लेयर्स का सामना आखिर में करेगा। इसके बाद उन बचे हुए प्लेयर्स के बीच में 3 फाइनल मैचेस होंगे और उन्हीं के बाद आखिरी विनर को चुना जाएगा। जिंगजी उन लोगों को बताता है पहले राउंड के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे उन सभी को रैंडमली अलग अलग तरह के जोन्स के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर वो चाहे माउंटेन के अंदर टेलीपोर्ट हो या फिर घरे भरे जंगल के अंदर, और उन सभी लोगों को वहां पे रह गए करीब 200 पॉइंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा और जो भी प्लेयर्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 200 पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेंगे, जिसके बाद उन लोगों को एक दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा और वो लोग पॉइंट्स को कैसे अर्न करेंगे इसके बारे में उन्हें तब पता चल जाएगा जब सही टाइम आएगा। बेसिकली ये लोग जब वहाँ पे टेलीपोर्ट होंगे तब वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर होंगे और उन लोगों को उन्हें मारना पड़ेगा, ये मैंने पहले बता दिया। इसके बाद वहाँ पे टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाता है। जिंगजी उन दोनों को गुड लक कहता है और उनसे कहता है कि बाय बाय, वापस लौट के मत आना। यूलन चैंग से कहती है उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों सेम जगह पे टेलीपोर्ट नहीं होंगे, और इन दोनों ने टीम अप कर लिया है। बेसिकली चाहते तो नहीं थे लेकिन जबरदस्ती हो गया है। चैंग उससे कहता है कि अगर एक ही जगह पे हो गए तो फिर तुम मेरे साथ क्या करोगी। जिसके बाद वो लोग जैसे ही वहाँ से टेलीपोर्ट होते हैं तो फिर जिंगजी भाई चैन की सांस लेता है और वो इन लोगों को कोसते हुए कहता है कि साले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, हर समय नया नया सीन क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। खैर वो चैन की सांस ले ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे एक नई चीज आती है जो कि किसी तरह से एक मैसेज की तरह है। हमें पता चलता है कि ये मैसेज अर्जेंट डिवाइन डिगरी है, यानी कि इसे जल्दीबाजी में भेजा गया है और ये लॉ ऑफ ट्रेवल को भाई सरपास करके आया है, यानी कि इसके ऊपर टाइम और स्पेस का कोई भी असर नहीं है। बेसिकली ये मैसेज फ्यूचर से आया हुआ था। जिंगजी उस डिग्री को खोलते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि गॉड्स बेफालतू में इस तरह का खर्चा नहीं करेंगे कि वो टाइम एंड स्पेस की पावर का इस्तेमाल करेंगे, पता नहीं इसके अंदर क्या है। लेकिन जब जिंगजी उसे खोल के देखता है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस डिग्री के अंदर लिखा हुआ था फ्यूचर के बारे में कि जैसे ही फील्ड स्टार कॉम्पिटिशन शुरू होगा तो फिर वहाँ पे एक नया गॉड स्लेयर अपीयर होगा। डिग्री में लिखा हुआ था कि एक अजीब सा बंदा पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा अजीब थी और उसने एम्परर जी यांग को बड़ी आसानी के साथ अपने ऑरा से एक झटके में मार दिया। और उसमें यह भी लगा हुआ था कि उस बंदे के पीछे कुछ लोग छुपे हुए हैं जो कि उसके सपोर्ट में काम कर रहे हैं, यानी कि गद्दार हैं गॉड रियलम के अंदर, और वो लोग गॉड स्लेयर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और तीनों रियलम्स के अंदर उसकी छानबीन कर रहे हैं। इसीलिए उन लोगों ने ट्रेजर स्पिरिट यानी जिंगजी को कॉल किया है ताकि वो लोग उसके साथ मिलकर उसके बारे में पता लगा सकें। अगर जिंगजी को उसके बारे में कुछ भी पता लगता है तो फिर वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन लोगों से कांटेक्ट करे। वहीं पे जिंगजी अपने मन के अंदर सोचता है कि ऐसा बंदा कहां से आ सकता है जो कि आसानी के साथ गॉड्स को मार सकता है, और वो कौन हो सकता है और किस
किसने हेवन एंड अर्थ के नियम को तोड़ के इतनी ताकतवर कल्टीवेशन को हासिल किया है। इसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि एक ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट हुआ था जो कि तीनों रीजन्स के अंदर सबसे मुश्किल जगह है, जिसको भाई अंडरग्राउंड मेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मॉन्स्टर्स को बंद किया जाता है जिनको गॉड्स मार नहीं सकते हैं। बेसिकली उनको यहाँ पे बंद कर दिया जाता है ताकि वो बाहर आके तबाही न मचाए। हम लोग देखते हैं कि चैंग उस जगह के बारे में जायजा ले ही रहा था कि उसी टाइम पे एक मॉन्स्टर उसके पीछे आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर जैसे ही चैंग के ऊपर हमला करता है तो चैंग अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही में उसके दोनों ब्लेड्स को तोड़ देता है। और ये मॉन्स्टर इमॉर्टल एम्परर लेवल पे था। चैंग उसे कहता है कि अगर तुम किसी दूसरे से मिले होते तो फिर वो पक्का तुम्हारा खाना बन जाते हैं, क्योंकि इस तरह का रियल लाइफ यहाँ पे दिखना बहुत ज्यादा रेयर होता है। लेकिन मेरे दोस्त तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद चैंग उसके ऊपर हमला करता है और उसको मार देता है। चैंग जैसे उस मॉन्स्टर को मार गिराता है तो फिर चैंग को बदले में एक पॉइंट मिलता है, और क्योंकि चैंग ने यूलन के साथ टीम अप कर लिया था इसीलिए उन दोनों के पॉइंट्स जुड़ गए थे और उन लोगों के पास टोटल 5 पॉइंट थे, जिनमें से 4 को तो भाई यूलन ने इकट्ठा किया था। चैंग इस बात को समझ जाता है कि मॉन्स्टर को मारने के बदले में पॉइंट मिलेंगे, जिसके बाद चैंग को समझ में आ जाता है कि यूलन बहुत ज्यादा बेतहासा है फर्स्ट पोजीशन पाने के लिए, और चैंग को समझ में आ जाता है कि अब उसे ज्यादा कुछ नहीं, पूरे मेज के अंदर इधर उधर घूमना है और जहाँ पे कोई नया मॉन्स्टर दिखता है तो फिर चैंग तुरंत उसे मार दे। इसके बाद चैंग अपने सफर को शुरू कर देता है। जिसके बाद हम लोग सॉलिन को देखते हैं जो कि विंडलेस प्लेन्स के अंदर आ जाता है, और ये थोड़ी सी स्पेशल जगह है, यानी कि यहाँ पे आने के बाद तुम्हारे पॉइंट्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और भाई सॉलिन के पास पहले से ही 198 पॉइंट थे, इसीलिए अब सॉलिन को सिर्फ 12 पॉइंट की जरूरत थी, और तभी उसे याद आता है कि मोकिंग वो भी उसके साथ काम कर रही है, इसीलिए उसे जरा सा भी काम करने की जरूरत नहीं थी। बाकी वो लड़की खुद ही अपनी मदद कर लेगी 12 पॉइंट इकट्ठा करने के लिए। अब बस सॉलिन को बिस्तर डाल के सोना था और कुछ भी नहीं। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग दूसरी साइड पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर का शिकार कर रहे थे, और ये वाली टीम है जुआन मिंग की थी, और ये भी लोग यहाँ पे लगातार खतरनाक तरीके से मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। और यहाँ पे और भी कई सारे इमोर्टल्स आ चुके थे, यानी कि ये पार्टिसिपेंट्स जो कि इस जगह पे कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए ये लोग जल्दबाजी मचा रहे थे कि जाके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हाई रैंकिंग के मॉन्स्टर्स को मार सके। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि भागते हुए एक बंदा आता है जो कि जुआन मिंग को बताता है कि कोई नया बंदा आया है। जुआन मिंग तुरंत उससे पूछता है क्या वो नया बंदा चैंग है। वो बंदा ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि कंपटीशन लिस्ट आ गई है। इसके बाद वो सभी लोग उसमें अपनी अपनी रैंकिंग लिखने लगते हैं, और इसमें रैंकिंग पॉइंट के हिसाब से दी जाएगी। इसके जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उसके पास उतनी ज्यादा हाई रैंकिंग होगी। हम लोग देखते हैं कि पहले नंबर पे नाम सॉलिन और मोकिंग ही था, क्योंकि उन लोगों के पास 188 पॉइंट थे और उन्हें 12 की जरूरत थी। वो लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सबसे लो लेवल के बंदे सबसे टॉप पे हैं। इसके बाद वो लोग भागते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि चैंग की रैंकिंग सबसे लास्ट है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 ही पॉइंट थे। जिससे जुआन मिंग को एक झटके में पता चल जाता है कि चैंग की किस्मत खराब है और वो अंडरग्राउंड मेज के अंदर टेलीपोर्ट हो गया है। एक बंदा उसे पूछता है कि वो इतना ज्यादा खुश क्यों है जबकि चैंग वहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया है, जिसमें जुआन मिंग उन लोगों को बताता है कि अगर चैंग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता तो फिर वो बड़ी आसानी के साथ उन सभी लोगों को मार देता और उनके मॉन्स्टर को भी चुरा लेता। और क्योंकि चैंग अभी अंडरग्राउंड मेज के अंदर फंसा हुआ है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के घूम सकते हैं और जितने चाहिए उतने पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। जिसके बाद अगला सीन बर्निंग माउंटेन जोन का होता है, जहाँ पे हम लोग यूलन को देखते हैं और उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर आते हैं यूलन उन्हें आसानी के साथ मार देती है। और अब तक यूलन ने 10 पॉइंट को इकट्ठा कर लिया था और चैंग ने अभी तक एक भी बढ़ोतरी नहीं की थी, सिर्फ एक मॉन्स्टर के। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यूलन ने इस एरिया के जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को मार दिया था और अब इस एरिया के अंदर एक भी मॉन्स्टर नहीं बचा हुआ था। इसीलिए इन लोगों को भागते हुए किसी दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा, इससे पहले कि बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स उन एरियाज को मॉन्स्टर को मार दें, नहीं तो इन लोगों के पास पॉइंट नहीं होंगे और ये सभी लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। और इसीलिए ट्रेजर स्पिरिट यानी कि जिंगजे ने ये कहा था कि उन्हें अलायंस बिठा लेनी चाहिए, नहीं तो वो लोग चाहे जितने भी एरिया को घूम ले उन्हें बहुत कम ही पॉइंट मिलेंगे। लेकिन यूलन को समझ में नहीं आता है कि वो चैंग के साथ क्या करे। दरअसल यूलन को ऐसा लग रहा था कि चैंग कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यूलन अकेले ही सभी पॉइंट को इकट्ठा कर लेगी और चैंग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अगला सीन फिर से अंडरग्राउंड मेज का होता है, जहाँ पे हम लोग 2 ताकतवर मॉन्स्टर्स को देखते हैं और उनके सामने एक ऐसा मॉन्स्टर आता है जिनको उन लोगों ने कभी भी दोबारा इस जगह पे नहीं देखा था। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये लड़की असल में मॉकिंग है, जो कि गलती से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गई है और इसके हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि नो प्लेयर गलती से पोचिनोक पे एंट्री मार चुका है। जिसके बाद मॉकिंग ने जल्दी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और खुद को एक मैजिकल बीस्ट में बदल लिया, लेकिन इसके हालात अभी भी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। वो आगे से उन दोनों मॉन्स्टर के सामने हाथ जोड़ लेती है और उनसे भीख मांगते हुए कहती है कि वो
वो तो गली से गुजर रही थी, वो तो उनसे मिलना भी नहीं चाहती है और वो उनसे भीख मांगते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी बख्श दो, तुम्हें दुआ मिलेगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे ऐसे मॉन्स्टर्स को सील किया गया है जिनका लेवल भाई इमॉर्टल एम्बरर जितना है, और इसीलिए मोकिंग इतना ज्यादा घबराई हुई है क्योंकि इसकी जान अभी हथेली में अटकी हुई है। खैर वो देरी न्यूमैन उससे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बदसूरत हो, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। इसके बाद मोकिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी बचा ली। इसके बाद वो भागते हुए जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक और डीमन आ जाता है जिसका ऑरा और भी ज्यादा खतरनाक था, यानी कि वो इमॉर्टल एम्परर से भी और ज्यादा ताकतवर था। और बेचारी मोकिंग अपने मन के अंदर सोचती है आसमान से गिरे खजगोर में अटके। जिसके बाद वो फिर से वहाँ पे नौटंकी करने लगती है और आगे से माफी मांगने लगती है, लेकिन हमें पता चलता है कि असल में वो मॉन्स्टर एक चैंग था। इसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो मोकिंग को गले से पकड़ लेता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि ये असल में मोकिंग है। इसके बाद चैंग उसके ऊपर हमला करके उसका खेल खत्म ही करने वाला था। इसके बाद मोकिंग चैंग से रुकने के लिए कहने लगती है और उसे कहती है कि हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चैंग उसे कहता है कि मैं तुमको जानता हूँ, लेकिन एक ही पल में उस लड़की की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसके बाद उसके मुंह से अजीब सी लार बहने लगती है और वो फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। इसके बाद उसकी हवा बाहर निकल जाती है और वो चैंग से कहती है कि मैं तुम्हारी में से एक हूँ। चैंग उसे कहता है हाँ तुम तो सच में हम ही में से एक हो, तुम्हें थोड़ा जल्दी बोलना चाहिए था, नहीं तो मैं तो तुम्हारा गेम बजाने वाला था। मोकिंग आगे से कहती है कि मैंने कहा था कि हम दोनों एक ही हैं, लेकिन तुमने फिर भी मुझे मार ही दिया था। चैंग उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा क्लियरली कहना चाहिए था, खैर गलती मेरी है। इसके बाद चैंग बात को बदलते हुए उसे पूछता है कि साउलिन कहाँ पे है। इसमें मोकिंग आगे से बताती है कि टेलीपोर्टेशन एरे की वजह से हम दोनों अलग हो गए हैं, इसीलिए अब मेरे पास और कोई सहारा नहीं बचा है। ब्रदर चैंग मुझे आप ही के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन चैंग उसे भाई भगा रहा था और कहता है कि मेरे साथ मत रहो, मुझसे दूर ही रहो। लेकिन वो लड़की भाई चैंग से चिपक जाती है और उसे कहती है कि उसे कई सारे काम आते हैं और वो चैंग के बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। लेकिन चैंग अभी भी उसे भटकार रहा था, तो फिर वो लड़की अपना इस्तेमाल दिखाती है और वो पास से एक पत्थर को उठा के जब सामने की तरफ फेंकती है तब वो पत्थर सामने से गायब हो जाता है और वहाँ पे एक पोर्टल की तरह कुछ खिलता है जो कि स्पेस था और वो पूरी जगह बदल जाती है और सामने कुछ हड्डियां आ जाती हैं, यानी कि ये पूरी जगह एक भूलभुलैया की तरह थी। एक गलत कदम और तुम सीधा मारे गए। जिसके बाद वो पत्थर वापस लौट के उन्हीं के पास आ जाता है, जिसको देख के चैंग काफी हैरान हो जाता है। वो लड़की बताती है कि इस मेज का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा पेचीदा है। ऐसा माना जाता है कि ये पूरी मेज एक एशियंट ट्रेजर है जिसको दो हेवनली लॉ से बनाया गया है, रिकार्नेशन एंड स्पेस के साथ। और ऐसा माना जा सकता है कि ये इतिहास का सबसे ज्यादा प्रिजन खतरनाक प्रिजन है और कोई भी इसके अंदर अपनी मनमर्जी के मुताबिक और बाहर नहीं जा सकता है। अगर चैंग फोर्सफुली बाहर जाने की कोशिश करता है तो फिर जो लॉ होगा वो चैंग को पूरी तरीके से पिचका देगा और उसका बेहद बुरा हाल हो जाएगा और वो बहुत गंदी मौत के साथ मारा जाएगा। और मोकिंग ने अपने इंसेक्टर से ऐसा ही कुछ सुना है। हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि दीवारों के पत्थरों के अंदर हेवनली पावर को एब्सॉर्ब कर पा रहा था और उसे महसूस होता है कि अंदर हेवनली लॉ घूम रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोकिंग आगे से बहुत सी बातें बताती है जो कि मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मोकिंग के मुताबिक दो गॉड्स आपस में लड़ रहे थे और उनकी ताकत की वजह से बहुत सारी तबाही हुई, लेकिन खुशी के मुताबिक हेवनली लॉ वर्ल्ड के अंदर अपीयर हो गया, जिसके बाद उसने बहुत जल्दी कल्टीवेट किया और सारे लॉस को मास्टर कर लिया। और अगर उन लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है तो फिर उन लोगों को इतनी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी कि वो लोग इन सभी लॉ को तोड़ सके और बाहर निकल सके। लेकिन वो लोग हेवन एंड अर्थ के बीच में फंसे हुए हैं, इसीलिए वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों के प्लेनेट का हेवनली लॉ इतना शक्तिशाली नहीं है कि ये लोग इन सभी लॉ को सरपास कर सके। जिससे चैंग समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पे दोबारा फंसा तो फिर जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा और इसी तरह से ही कई सारे लोग ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। मोकिंग आगे से कहती है कि उसे टेंशन की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने साउलिन के साथ टीम अप कर लिया है और उसने काफी ज्यादा पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया होगा। इसीलिए बेशक कुछ दिनों के अंदर अगर वो यहाँ पे सरवाइव कर जाती है तो फिर वो बिना किसी दिक्कत के यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और वैसे भी यहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि जीतना नहीं चाहता है। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे पहले तो हेवनली वे के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन वो धीरे धीरे करके इन्हें सीखने लगा है। इंसानों के ऊपर इमोर्टल वे होता है, जिसके बाद उनके ऊपर हेवनली वे होता है और उसके ऊपर आता है गॉड वे, और वो लोग इसी तरह से ही फाइट करते हैं और ज्यादातर गॉड इसी तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। पता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है, ऐसा ही हाल मेरा है। जिसके बाद वो दोनों आगे चलना शुरू करते हैं, लेकिन आगे एक भी मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा था, जबकि ये पूरी इमेज मॉन्स्टर से भरी हुई है। वो सभी लोग सोच नहीं पा रहे थे कि मॉन्स्टर अचानक से कहाँ गायब हो गए। इसके बाद मोकिंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है आसपास के मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता है। चैंग आगे से अपने पॉइंट्स को देखते हुए कहता है कि यहाँ
पे अगर उन्हें मॉन्स्टर नहीं मिलते हैं तो फिर वो किसी भी कीमत पे 200 पॉइंट इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और इस तरह से वो लोग अपने मिशन को फेल कर जाएंगे। मोकिंग आगे से कहती है कि यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, शायद वो किसी चीज से डरे हुए हैं। मोकिंग अपने मन के अंदर सोचती है यहाँ का एक मॉन्स्टर अकेला ही पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो फिर पता नहीं वो किस चीज से डरे हुए हैं या फिर शायद वो किसी और से डरे हुए हैं। इतना कहने के बाद मोकिंग पीछे की तरफ देखती है और हम लोग देखते हैं कि भाई चैंग वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था। इसके बाद चैंग वहाँ पे अपनी ओनरशिप का इस्तेमाल करता है और वो हेवनली दाव को बाहर निकालता है और चैंग यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है, वो हेवनली दाव की पावर को बढ़ाने वाला है। हेवनली दाव भी बाहर आता है और वो कहता है यस डैडी आई एम कमिंग आउट टू प्ले विद यू और चैंग हेवनली दाव से कहता है कि तुम बस इंजॉय करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मोकिंग भाई हैरान हो जाती है इसी बात को सोच के कि एक हेवनली दाव कैसे चैंग को अपना फादर मान सकता है और वो इन्हीं बातों से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम लोग कॉम्पिटिशन लिस्ट को देखते हैं तो चैंग के भाई अभी तक सिर्फ 4 ही पॉइंट हुए थे। जिसके बाद हम लोग हुआजी को देखते हैं जो कि भाई बर्निंग माउंटेन के अंदर था और वो लगातार मॉन्स्टर्स को मार के उनका शिकार कर रहा था ताकि वो पॉइंट को इकट्ठा कर सके और उसे चैंग के लिए बुरा भी लग रहा था कि वो अभी तक मीच के अंदर कैद है। उसी टाइम पे यूलन आगे बढ़ती है और उसके हाथों से उसके सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है। तो फिर हुआजी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि यूलन उसके मॉन्स्टर्स को क्यों मार रही है, वो तो आसपास पड़े हुए हैं। हम लोग देखते हैं यूलन अपने मन के अंदर सोचती है टीम वर्क बहुत ज्यादा अनफेयर होता है, चैंग तुम्हारी किस्मत ज्यादा अच्छी है कि तुम मुझसे मिल गए हो। जिसके बाद यूलन आगे बढ़ती है और वो एक ही बार में सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है और चैंग के हिस्सा का काम अकेला यही कर रही थी। यूलन अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे चैंग के हिस्से का काम अकेले करने पड़ रहा है, उसके पास ज्यादा टीममेट नहीं है, इसीलिए सब कुछ उसे अकेले ही करना पड़ेगा और यूलन ने अभी तक 32 पॉइंट को इकट्ठा कर लिया था। यूलन फैसला करती है कि वो जैसे ही इस राउंड को क्लियर कर लेगी तो फिर वो चैंग को लात मार के बाहर निकाल देगी और उसे टीम अप को अलग कर लेगी और यूलन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक डीमन यूलन की तरफ आगे बढ़ रहा था। हमें पता चलता है कि इस डीमन का नाम फॉल्स गॉड है और इसका रियल नाम भाई अननोन है। वो बंदा आते ही सीधा यूलन से कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों को मारा है तो फिर वो मरो। इसके बाद वो अपनी एक उंगली से यूलन की तरफ अटैक करता है तो सामने की तरफ एक बींग जाती है। यूलन एक ही झटके में अपनी शॉट का इस्तेमाल करती है और अटैक को ब्लॉक कर लेती है और वो अटैक जब ऊपर की तरफ जाता है तब वो भाई स्पेस को भी ब्रेक कर देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर यूलन की तरफ देखता है और वहाँ पे कई सारे इसी तरह के अटैक्स को निकाल लेता है। जिसके बाद यूलन की तरफ वो इन्हीं तरह से अटैक करते रहता है। यूलन भी अपनी शॉट्स का इस्तेमाल करती है और वो सभी अटैक्स को लगातार डिफेंड करते हुए जा रही थी और अपनी शॉट की मदद से उन सभी को ब्रेक कर देती है। हम देखते हैं कि वो अटैक जैसे ही आसपास की बिल्डिंगों और पहाड़ों के ऊपर गिरते हैं तो फिर वहाँ पे तगड़े धमाके होने लगते हैं। सभी कॉम्पिटिटर्स अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं कि यूलन का सामना किसी ताकतवर मॉन्स्टर के साथ हो गया है। हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यूलन को देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि यूलन ने उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लिया था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर आगे से एक ताकतवर अरे फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। यूलन जैसे ही अरे फॉर्मेशन को देखती है तब वो समझ जाती है कि ये इमॉर्टल किलिंग अरे फॉर्मेशन है। जिसके बाद वो अटैक वहाँ पे होता है और एक तगड़ा धमाका होता है, लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तब यूलन वहाँ से गायब हो चुकी थी। जिसको देख के वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ऊपर की तरफ देख के एक बहुत जोर की दहाड़ मारता है। हम लोग हुआजी को देखते हैं जो कि एक पहाड़ से ये सब कुछ होते हुए देख रहा था और हुआजी मॉन्स्टर और यूलन की फाइट को देख के बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि वो अपनी आंखों के साथ मॉन्स्टर के रियलम को नहीं देख पा रहा था और वो आगे से कोई चीज को बाहर निकालता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक ये मॉन्स्टर आसपास है उन लोगों को कभी भी पॉइंट नहीं मिल पाएंगे और अगर वो लोग इसके साथ सामना करते हैं तो फिर वो लोग बच के भी नहीं भाग सकते हैं और उनका पड़ना बिल्कुल निश्चित है। हम लोग देखते हैं कि वो आगे से कोई टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही झटके में उसके जो सील या फिर जो भी कुछ था वो भाई ब्रेक हो जाता है और वो यूज नहीं होता है। हुआजी इस बात से हैरान हो जाता है कि वो अपने इमॉर्टल एम्परर में होने के बावजूद इन सभी चीजों को देख नहीं सकता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ कर्मा का खेल है और उसे चैंग और ये मॉन्स्टर उन दोनों को ही अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो वो दोनों सिर्फ मौत को ही पाएंगे। जिसके बाद हम लोग यूलन को देखते हैं जो कि अपनी जान बचा के वहाँ से भाग आई थी, लेकिन फाइट करने की वजह से उसके हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, वो बेहद घायल हो गई थी और यूलन को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है फॉल्स गॉड जिसको भाई लास्ट एंड में अपीयर होना था वो इतनी जल्दी से फर्स्ट राउंड के अंदर कैसे आ सकता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं फॉल्स गॉड के पास ये भी एबिलिटी थी कि वो अपनी आंखों की मदद से किसी भी बंदे को कहीं भी ढूंढ सकता था और वो यूलन को इसी तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यूलन जल्दी से एक पहाड़ के पीछे छुप जाती है और खुद को बचाने
बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फॉल्स गॉड आगे से उससे कहता है कि यूलन ने उसके दोस्तों को मार दिया है, इसीलिए वो अकेला हो गया है, इसीलिए अब वो उसके साथ वही करने वाला है जो यूलन ने उसके दोस्तों के साथ किया था। जिसके बाद फॉल्स गॉड यूलन को ढूंढ भी लेता है। यूलन अपने मन के अंदर सोचती है, सो कॉल्ड फॉल्स गॉड, क्या ये वही सबसे फेमस और फेवरेट हेवनली दाव है जिसने कई सारे कल्टीवेटर्स को पीछे छोड़ दिया और हजारों नियमों को अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर लिया। शायद से ये फॉल्स गॉड कोई हेवनली दाव हो सकता था जो कि बेहद शक्तिशाली था, लेकिन बाद में ये सनकी हो गया, इसीलिए गॉड्स ने इसे यहाँ पे कैद कर दिया। हम लोग देखते हैं कि जिंगजी उन गॉड्स को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उसे नहीं पता है कि फॉल्स गॉड अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया। वो कभी भी गॉड्स के इंजॉयमेंट को बेकार करने की कोशिश नहीं करेगा। भले ही ये कल्टीवेटर शक्तिशाली है, लेकिन इनमें इतना दम नहीं है कि ये एक फॉल्स गॉड को संभाल सके। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं स्क्रोल के अंदर से कोई बोलता है। इसे जिंगजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि असल में फॉल्स गॉड को वहाँ पे एम्परर जियांग ने रिलीज किया था। जिंगजी को याद आता है कि सभी गॉड्स ने प्लान किया था कि वो सभी गॉड स्लेयर यानी कि चैंग को तब मारेंगे जब सारे कंपटीशन खत्म हो जाएंगे और लास्ट फाइनल मूव चलने वाला होगा। लेकिन एम्परर जियांग ने अपने हिसाब से ही प्लान को चूज किया है क्योंकि सबसे पहले चैंग उन्हीं को ही मारेगा। इसीलिए उन्होंने गेट कीपर जो कि लास्ट लेवल का होने वाला था यानी कि फॉल्स गॉड उसको फर्स्ट राउंड के अंदर डाल दिया ताकि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गॉड स्लेयर को ढूंढ सके और उसे मार दे ताकि वो अपनी जिंदगी बचा सके। जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि ईस्टर्न स्टार फील्ड से जितने भी कल्टीवेटर्स यहाँ से आए हैं उन सभी के पास इतना दम नहीं है कि वो फॉल्स गॉड को हरा सके। अगर वो सभी उसके साथ भिड़ते हैं तो बेशक वो सभी मारे जाएंगे। ऐसा लगता है गॉड स्लेयर को ढूंढने के चक्कर में सभी कल्टीवेटर्स की आज समाधि यहीं पे बनने वाली है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं फॉल्स गॉड पूरी रफ्तार की तरफ से यूलन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। रास्ते के बीच में कुछ कल्टीवेटर्स आते हैं जो कि उसके ऊपर हंसने लगते हैं, ये कहते हुए छोटा मॉन्स्टर आ रहा है। लेकिन जैसे ही फॉल्स गॉड उनके बगल से निकलता है तो फिर उसके भागने की वजह से उन सभी के चीथड़े उड़ जाते हैं। हम लोग देखते हैं फॉल्स गॉड भागते हुए डायरेक्ट यूलन के सामने जाता है और उसके सामने जाते ही हुआजी का सर उसके सामने करता है जिसको फॉल्स गॉड ने पहले ही मार दिया था। यूलन हुआजी के सर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिंगजी उस स्क्रोल से पूछता है कि अब उन लोगों को क्या करना चाहिए, ये मामला इतना छोटा नहीं है। इसपे सामने के अंदर जो गॉड बैठा हुआ था वो आगे से कहता है कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं और वो सभी कल्टीवेटर अपने भरोसे पे ही हैं। अगर वो जिंदा बचते हैं तो फिर बच जाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। फॉल्स गॉड हुआजी का सर पीछे फेंकता है और यूलन से पूछता है कि तुम में से कौन सबसे ज्यादा परेशानी खड़ा करता है। यूलन को कुछ समझ में नहीं आता है। फॉल्स गॉड आगे से कहता है मेरा मतलब तुम में से कौन सबसे शक्तिशाली है, तुम सभी बहुत कमजोर हो और तुम्हें मारना मेरे लिए बच्चों का खेल है, तो तुमसे सबसे शक्तिशाली कौन है। वहीं पे यूलन अपने मन के अंदर सोचती है कि यूलन अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं की है, अगर वो सामने से लड़ेगी तो बेशक मारी जाएगी। इसीलिए यूलन को एक ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूलन को जैसे ही फॉल्स गॉड ने ढूंढ लिया था तो फिर उसने टाइम ऑफ स्पेस की पावर को इनर सी के अंदर लॉक कर लिया था और जैसे ही फॉल्स गॉड अपनी चाल चलेगा तब यूलन के पास एक ही मौका होगा और उसे एक ही मौके के अंदर फॉल्स गॉड के ऊपर हमला करके उसे मारना पड़ेगा। लेकिन फॉल्स गॉड आगे से कहता है कि तुम जो सोच रही हो वो मुझे पहले से ही पता है और इस तरह से नियम की ताकत काम करती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई सारी चेन्स बाहर निकलती हैं जो कि यूलन को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसको बांध देती हैं। यूलन को ऐसा महसूस होता है कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मैजिकल पावर और उसकी कल्टीवेशन हर किसी चीज को ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ तक कि फॉल्स गॉड ने जितने भी लॉ हैं जैसे कि लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ इमोलिटी, लॉ ऑफ स्ट्रेंथ, लॉ ऑफ टाइम, इन सभी चीजों को यूलन के ऊपर बांध दिया था, यानी कि वो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। यूलन को समझ में आ जाता है कि अब कोई भी इसे नहीं हरा सकता है। इसके बाद फॉल्स गॉड आगे बढ़ता है और कहता है कि खेलने का समय शुरू हो गया है। जिसके बाद वो यूलन के हाथ को पकड़ता है और उसे खींच के बाहर निकाल लेता है और वो यूलन से कहता है कि अगर वो नहीं बताएगी तो फिर वो एक एक करके सभी अंगों को खींचता रहेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग अंडरग्राउंड मेज के अंदर से देखते हैं तब वहाँ पे डिवाइन एबिलिटी एक्टिवेट होती है जिसके के साथ टाइम एंड स्पेस रिवर्स हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि फॉल्स गॉड वापस चला जाता है और यूलन का हाथ भी उसके पास वापस आ जाता है। यूलन को एक झटके में समझ में आ जाता है कि ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि मॉर्टल कर सकता हो। यहाँ तक कि हेवनली दाव वाला बंदा जिसके पास उतनी ताकत हो वो भी टाइम एंड स्पेस के साथ नहीं खेल सकता है। जिसके बाद यूलन तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है और उसे पक्का यकीन था कि जिस किसी इंसान ने ये काम किया है उसके पास पक्का टाइम एंड स्पेस की एबिलिटी है। ये शायद से कोई टाइम एंड स्पेस
स्पेस की गॉडेस हो सकती है। लेकिन उसी टाइम पे जिंगजी आगे बढ़ता है, जो कि मन के जरिए सभी कॉम्पिटिटर से कहता है कि वो सभी अपने ऑरा को छुपा लें ताकि फॉल्स गॉड उन्हें ढूंढ न सके और वो कुछ दिनों तक ऐसे ही छुपे रहें। कोई तो जिंगजी को शुक्रिया कहता है, लेकिन जिंगजी आगे से कहता है कि ये सब कुछ गॉड ने किया है, उसने कुछ नहीं। और वो सभी लोगों से कहता है कि हर कोई अपने ऑरा को छुपा ले और कुछ देर तक छुपा रहे ताकि फॉल्स गॉड उन्हें ढूंढ न सके। और ये जो पावर का सोर्स आ रहा था वो अंडरग्राउंड मेज से आ रहा था, यानी कि चैंग जहाँ पे है। हम लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि फॉल्स गॉड के साथ साके भिड़ सके, नहीं तो वो भी मारे जाएंगे। इसीलिए हर कोई अपनी कल्टीवेशन को छुपाए दुब दबा के बैठा हुआ है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपनी कल्टीवेशन को भी अपनी ओरिजिनल बॉडी से अलग कर दिया है ताकि फॉल्स गॉड उन्हें ढूंढ न सके। यूलान को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कल चल क्या रहा है, क्योंकि चैंग ने यहाँ पे जो कुछ भी किया था उस वजह से हेवन एंड अर्थ के बीच में एक भूकंप आ गया था और चैंग ने 10 मिनट को एक पल के अंदर वापस कर दिया ताकि सभी चीजें ठीक हो सके। उसी टाइम पे हम लोग फॉल्स गॉड को देखते हैं जो कि बौरा चुका था और वो गुस्से में इधर उधर हमला कर रहा था। लेकिन उसी के पीछे हम लोग पत्थरों के पीछे छुपे हुए लिन की और हुआजी को देखते हैं, जो कि उससे अपनी जान बचा के इधर उधर छुप रहे थे। जहाँ पे वो दोनों आपस में ही लड़ रहे थे, लिन की आगे से कह रहा था कि उन्हें कुछ करना चाहिए ताकि वो फॉल्स गॉड को बहला के यहाँ से भगा सके। लेकिन हुआजी उसे बताता है कि अगर उसने जरा से भी कल्टीवेशन रिलीज की तो फिर फॉल्स गॉड उसे ढूंढ लेगा, जिसके बाद वो उसके सर को किसी नारियल के बाल की तरह उखाड़ लेगा। और वो दोनों इसी तरह से लड़े रहे थे कि तभी वहाँ पे अंडरग्राउंड मेज का ऑरा आ जाता है। इससे फॉल्स गॉड भागते हुए उस तरफ जाने लगता है क्योंकि वहाँ से ऑरा बहुत तेज आ रहा था। हुआजी अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब चल रहा है, ये जो ऑरा वहाँ से आ रहा है ये इतना ज्यादा खूबसूरत है कि पूछो नहीं। लिंकी आगे से कहता है कि यहाँ पे कोई तो ऐसा बंदा है जो कि ऑरा को बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के रिलीज कर रहा है ताकि फॉल्स गॉड उसकी तरफ चला जाए और उसे मार दे। हुआजी आगे से कहता है कि हम जानते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है और उस बंदे का नाम है चेन चैंग। जुआन मिंग अपने लोगों से कहता है कि अगर फॉल्स गॉड हमें नहीं देखेगा तो फिर वो बौखला जाएगा, इसीलिए चैंग उसकी तरफ आ रहा है ताकि वो उसके साथ अपना गुस्सा बाहर निकाल सके। वो सभी लोग आगे से कहते हैं कि चैंग पहले से ही बदनसीब था कि वो अंडरग्राउंड मेज के अंदर कैद हो गया, अब फॉल्स गॉड भी उसकी तरफ जा रहा है। भले ही उसके पास 10 जिंदगियां क्यों ना हो, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि यूलान को समझ में आ चुका था कि चैंग खुद को चारा बना रहा है ताकि वो सभी लोग खुद को भागने का मौका मिल सके। हम लोग मेज को देखते हैं तब वहाँ पे अलग ही सीन चल रहा था। मेज के अंदर से पावर्स बाहर निकल रही थी और आसमान के ऊपर स्ट्राइक्स मार रही थी, यहाँ तक कि आसमान भी पीछे हट रहा था और आसमान को तुम लोग हेवन समझ सकते हो। और जब एक बार हेवन पीछे हट जाता है तो फिर पावर्स को निगल लिया जाता है और वो दोनों आपस में मिल जाती हैं। आसान शब्दों में अंडरग्राउंड मेज के लगने वाले थे। हम लोग मोकिंग को देखते हैं और उसके फिर से तोते उड़ गए थे क्योंकि वो चैंग को कुछ ऐसा करते हुए देख रहे थे जिसको वो बिल्कुल भी समझ नहीं सकती है। दरअसल चैंग यहाँ पे हेवनली दाव को अपग्रेड करने के लिए हेवन के साथ लड़ाई लड़ रहा था। मोकिंग अपने मन के अंदर सोचती है अगर तुम्हें बाहर जाना है तो फिर इतना ही काफी है, तुम्हें यहाँ पे इतना बड़ा बवाल करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि आसानी के साथ टाइम एंड स्पेस को ब्रेक करके यहाँ से बाहर निकल सकता है, लेकिन जब उसके पास मौका है कि वो अपने हेवनली दाव को यहाँ पे अपग्रेड कर सकता है तो फिर वो क्यों इसे वेस्ट करे। जिसके बाद वो हेवनली दाव को अपग्रेड करने लगता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जगह असली ओरिजिन से भरी हुई है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके नहीं बल्कि एक ही बार में हेवनली दाव को अच्छे से अपग्रेड कर सकते हैं। और चैंग हेवनली दाव से कहता है कि जब तुम ओवरचार्ज हो जाओगे और दगने वाले होगे तब तुम चिंता न करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी दूंगा। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं फॉल्स गॉड वहाँ पे आ जाता है जो कि चैंग से कहता है कि अब यहाँ पे खेलने और छुपने का समय खत्म हुआ, अब यहाँ पे असली जंग होने वाली है। मोकिंग जैसे ही फॉल्स गॉड को वहाँ पे देखती है तब उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो जोरों से चीखने लगती है। चैंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे चीखने की वजह से मेरे कान के पर्दे फट गए हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई मोकिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि आगे क्या है, लेकिन डर की वजह से उसके मुंह से एक लफ्ज बाहर नहीं निकल रहा था और वो अपने मन के अंदर ही सोचती है ये इलाइट मॉन्स्टर है और ये इतना शक्तिशाली है कि कोई भी कल्टीवेटर इसे भिड़ना नहीं चाहता है, मुझे अपनी जान बचा के यहाँ से भागना ही पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे फॉल्स गॉड उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और उनसे कहता है कि वो उन दोनों के हाथ पैर तोड़ के उन्हें खिलौने की तरह इस्तेमाल करेगा। हम लोग देखते हैं चैंग पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है, जिसके बाद फॉल्स गॉड उसके ऊपर जोरदार हमला करता है और सामने बेहद बड़ा धमाका होता है। लेकिन जब धुआं हटता है तब फॉल्स गॉड की आंखें बाहर आ चुकी थी क्योंकि चैंग ने अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके उसके इतने बड़े अटैक को आसानी के साथ रोक लिया था। इसके बाद चैंग फॉल्स गॉड के ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे एक ह्यूमन खिलौने की तरह इस्तेमाल करोगे। इसके बाद चैंग आगे से 1 यांग फिंगर इस्तेमाल करता है और एक ही बार में फॉल्स गॉड के हाथ को बाहर निकाल लेता
देता है और उसे कहता है कि तुम दूसरों के लिए हल्के से ताकतवर हो लेकिन मेरे लिए बस एक चींटी हो। हम लोग देखते हैं फॉल्स गॉड फिर से हैरान हो चुका था क्योंकि उसकी बॉडी इतनी बार टेम्पर की गई थी और इसकी बॉडी सारे ओरिजिन से मिलके बनी थी, यानी कि इसको डिस्ट्रॉय कर पाना नामुमकिन था। लेकिन चैंग के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है जब तक उसके पास सिस्टम है। जिसके बाद चैंग पीछे बोलता है और वो मोकिंग से कहता है कि ये मॉन्स्टर मेरा है और छीनना नहीं तो तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगा। मोकिंग वहां से भागते हुए कहती है मुझे नहीं चाहिए, जाओ ब्रदर जाओ, उसे अपने पास रख लो। हम लोग देखते हैं कि भाई फॉल्स गॉड अपने मन के अंदर सोचता है कि ये मुझे एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर समझ रहा है, ये मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है। जिसके बाद वो अपने हाथ को फिर से रीग्रो कर लेता है और वहां पे उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि उसने यूलन के ऊपर की थी। हम लोग देखते हैं कि मोकिंग चैंग से कहती है ब्रदर संभल के, ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये सभी लॉ और की और कल्टीवेशन हर किसी चीज को ब्लॉक कर देती है। फॉल्स गॉड अपने मन के अंदर सोचता है कि चैंग की स्पेशलिटी स्ट्रेंथ है यानी कि ताकत, और अगर उसके ऊपर 100 लॉ काम नहीं करते हैं तो फिर कम से कम 1000 लॉ तो काम करेंगे ही। और अगर फॉल्स गॉड इन सभी लॉ को चैंग के ऊपर बंद कर देता है तो फिर वो आसानी के साथ चैंग को सरपास कर पाएगा। जिसके बाद फॉल्स गॉड उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि जब तक तुम इन सभी लॉज के अंडर कंट्रोल में हो तब तक मैं यहाँ पे इनविंसिबल हूँ। हम लोग देखते हैं कि चैंग आसानी के साथ अपनी यांग फिंगर को आगे करता है और कहता है कि इतना भी काफी नहीं है, और वो आसानी के साथ उस टेक्निक को ब्रेक थ्रू कर देता है। जिसके बाद चैंग 1 यांग फिंगर इस्तेमाल करता है और सामने की तरफ शूट करता है। सामने की तरफ से एक बीम जाती है जो कि पूरे की पूरे फॉल्स गॉड को निगल जाती है। फॉल्स गॉड अपने मन के अंदर सोचता है कि ये क्या था, ये एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर कोई भी नियम काम नहीं करता है और इसने मेरे एल लगा दिए। हम लोग देखते हैं यांग फिंगर इतनी शक्तिशाली थी कि वो अंडरग्राउंड मेज को चीरते हुए पार निकल जाती है। हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे ही उसको मार गिराता है जिसके बाद वो अपने पॉइंट्स की तरफ देखना है तब उसके पॉइंट्स 132 हो गए थे, यानी कि चैंग ने जैसे ही फॉल्स गॉड को मार गिराया तो फिर उसे 100 पॉइंट मिल गए। इन सभी चीजों को देख के चैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट दिखाई जाती है जिसके बाद चैंग का नंबर 0 से सीधा 10 पे आ जाता है और वो सभी लोग हैरान होकर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अब फॉल्स गॉड ने चैंग को मारा नहीं। जिसके बाद चैंग उछलता कूदता हुआ मोकिंग के पास जाता है और उससे कहता है कि ये इलाइट मॉन्स्टर और कहाँ मिलेंगे, मुझे ऐसे ही कम से कम 3-4 चाहिए। हम लोग देखते हैं मोकिंग आगे से रोते हुए कहती है कि वो अकेला ही पूरे एक गेम के लिए था और ऐसे दोबारा यहाँ पे नहीं मिलेंगे, और अगर वो मारा गया है तो फिर हमें खुश होना चाहिए कि हमारी जिंदगी बच गई है। हम लोग देखते हैं कि चैंग उसे छोड़ देता है और उसको एक जबरदस्त आइडिया आता है। इसके बाद चैंग सिस्टम से कहता है भाऊ काम पे लग जाओ। हम लोग देखते हैं सिस्टम टाइम एंड स्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो टाइम को रिटर्न कर देता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि भाई वहाँ पे फॉल्स गॉड फिर से जिंदा हो जाता है। जिसके बाद चैंग फॉल्स गॉड से कहता है क्या बात है दोस्त, हम लोग दोबारा मिल गए। वहीं पे हम लोग मोकिंग को देखते हैं और वो फिर से हैरान हो गई थी और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ऐसा बिना किसी गॉडेस के ये नामुमकिन है, क्या इसका रिश्ता किंग वन के साथ भी है जो कि टाइम एंड स्पेस की गॉडेस है। हम लोग देखते हैं कि भाई फॉल्स गॉड के बिल्कुल भाई अर्पित बाला जैसे हाल थे और इसके ऊपर ये मीम बिल्कुल परफेक्ट सूट करता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? जिसके बाद चैंग हेवनली दाव से कहता है कि मैं यहाँ पे रह के ऊब गया हूँ, इसीलिए अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाओ कि तुमने क्या कुछ सीखा है। हम लोग देखते हैं कि हेवनली दाव वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करके मेज को गायब करने लगती है। मोकिंग चैंग से कहती है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो जल्दी इसे रोक दे, नहीं तो लॉ के नियम इस मेज को एकदम डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो सभी लोग उस पावर के अंदर निगल लिए जाएंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हेवनली दाव आगे से ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जिससे कि अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हेवनली दाव ने पूरी की पूरी मेज को गायब कर दिया था और वो सभी लोग बर्निंग माउंटेन जोन के अंदर आ चुके थे। मोकिंग आगे से हैरान होकर चैंग से कहती है कि तुमने हम लोगों को वहां से यहाँ पे स्थापित कर दिया है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई नॉर्मल बंदा कर सके, इसको सिर्फ हेवनली दाव ही कर सकता है और वो भी इस दुनिया का। लेकिन ऐसा करवाने के लिए इसकी कीमत इतनी छोटी मोटी नहीं है। चैंग आगे से कहता है कि इस दुनिया के हेवनली दाव भी ये नहीं कर सकता है, लेकिन मेरी फैमिली का हेवनली दाव ये आसानी के साथ कर सकता है। जिसके बाद वो दोनों जब अपना सर उठा के हेवनली दाव की तरफ देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हेवनली दाव स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और मुझे पहले से ही पता था कि ये लड़की है। चैंग मोकिंग को बताता है कि उसके हेवनली दाव ने यहाँ की अर्थ एंड हेवन की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए वो आसानी के साथ यहाँ की इस दुनिया की लैंड के भी लॉस को कंट्रोल कर सकता है। मोकिंग मतलब समझाते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि तुम्हारे हेवनली दाव ने इस जगह के हेवनली दाव को रिप्लेस कर दिया है और तुम इस जगह के ऊपर भी कब्जा कर सकते हो और उसे कंट्रोल कर सकते हो। और मोकिंग को अपनी ही बातों पे यकीन नहीं
नहीं हो रहा था कि वो आगे से क्या कह रही है, क्योंकि ऐसा हो पाना नामुमकिन है। लेकिन चैंग आगे से कहता है बिंगो, बिल्कुल सही गैस किया, जिससे वो और हैरान होती है और मुंह लटका के पूछती है भगवान आपने ऐसा कैसे किया। चैंग आगे से कहता है बेशक तुम लोग नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हारे पास गॉड्स और उनकी टेक्निक नहीं होती है, लेकिन मेरे पास तो है ना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जुआनमिंग की टीम आती है और वो सभी लोग देख के हैरान हो चुके थे कि टैंग अभी तक मारा नहीं था और वो जिंदा था। यूलाइन भी वहाँ पे आती है और वो चैंग से कहती है क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन चैंग आगे से उछलते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आया हो, मुझे कुछ कॉकरोच दिखाने हैं। इसके बाद चैंग वहाँ पे भाई फॉल्स गॉड को लेके आता है और वो यूलाइन से इतनी आराम से कहता है कि मैंने इसे मारा था और मुझे 100 पॉइंट मिले थे, लेकिन मैं दोबारा मारूंगा तो फिर नहीं मिलेंगे, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, शायद से हम दोनों मिलके एक साथ 200 पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि यूलाइन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था और वो आगे से कहती है कि यह क्या कोई सपना है, एक इनविंसिबल फॉल्स गॉड अब यहाँ पे एक कॉकरोच की तरह बंद पड़ा है। हम लोग देखते हैं कि यूलाइन इसी तरह से चैंग से पूछती है कि उसने ये कैसे किया, क्या उसने कोई यहाँ पे एडवांस तरह का ट्रैप बिछाया था जिसकी वजह से ये फॉल्स गॉड कमजोर हो गया। जिसके बाद चैंग ने इसे पकड़ लिया क्योंकि ये फॉल्स गॉड अभी सभी कल्टीवेटर्स की कह के लेने पे तुला हुआ था। चैंग आगे से हैरान होकर कहता है ये फॉल्स गॉड है, मुझे लगा कि ये कोई इलाइट मॉन्स्टर है जिसको मैंने पकड़ लिया, और इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है। और वो सभी लोग चैंग की बातें सुन के बिल्कुल हैरान हो चुके थे। इसके बाद चैंग भाई फॉल्स गॉड को बाहर निकालता है और उसको सर से पकड़ के नीचे दबा देता है और वो यूलाइन से कहता है कि तुम आके ट्राई क्यों नहीं करती हो, अगर तुम इसे नहीं मारोगी तो फिर और कोई बंदा इसे छीन सकता है। चैंग जैसे ही उन सभी लोगों को ऐसा करके दिखाता है तो फिर वहाँ पे बहुत बड़ी शांति फैल जाती है। जिसके बाद उन सभी लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे गॉड स्लेयर पैदा हो चुका है। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो यहाँ पे ऑफिशियली 177 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और अब चैप्टर आने में 1 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि रिसेंटली चैप्टर इसी तरह से अपलोड होते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारी ये जर्नी यहीं पे खत्म होती है और मेरी अगली वीडियो आने को कम से कम 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि मैं अगली वीडियो 2 घंटे की बनाने वाला हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को कवर कर सकूं। और हमारी अगली वीडियो इस मानवा के ऊपर होने वाली है जिसका नाम है एवोल्यूशन फ्रेंजी, और मैंने तुम लोगों से पहले ही पूछ लिया था, इसलिए दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है।